बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर मसाइल अपनी जगह है, मईशत के मसाइल सबसे बढ़कर है। जो रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी जहां वज़ीर-ए-आज़म भी थे और एक साय ऑफ रिलीफ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो ये कि जो प्लेजेस अब तक सामने आए हैं उसमें तकरीबन 11 अरब डॉलर के प्लेजेस हैं। और अगर ये वाकई मामलात जो है ये थ्रू हो जाते हैं और पाकिस्तान को ये इमदाद मिल जाती है 11 अरब डॉलर की आने वाले सालों के अंदर, आने वाले अरसे के अंदर, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए और सैलाब की तबाहकारियों को फिक्स करने के लिए बहुत मददगार साबित होंगे और पाकिस्तानी अवाम को इसकी जरूरत भी है। अब एक मामला ये है कि मईशत की बेहतरी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान के सियासी हालात क्या के गिर्द अगर कोई चीज घूम रही है तो वो है गैर यकीनी अनसर्टेनिटी। इमरान खान साहब की जमात के हवाले से बहुत से मामलात हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। इमरान खान साहब की जात से बहुत से मामलात जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मामले में या तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले में एक फैसला करती है और आज भी जो उन्होंने किया कि शायद प्रीमेच्योरली ये काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जो कि मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर शायद इतनी कोई तगड़ा आर्गूमेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ये कह सकता था मेरे ख्याल में कि इस्तिस्ना नहीं देंगे और हाजिरी को यकीनी बनाए, लेकिन अगर खुद को बहसीयत एक अदालत के इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा और ऑपरेट करेगा तो शायद उसमें मसाइल होंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका अदा किया है कि वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर जो तहरीक एतमाद का मामला है, ये बात दुरुस्त है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो कि समाअत तो दोबारा अब 11 जनवरी यानी कल होगी, उसमें अदालत ने अभी मुआवनत मांगी है तमाम स्टेक होल्डर से, खासतौर पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से। और जो एक कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर है उसके ऊपर अदालत की मुआवनत रहेगी, लेकिन उससे पहले पाबंद नहीं है चौधरी परवेज इलाही साहब के एतमाद का वोट ले। हाँ, अदालत ने ये जरूर लिखा कि अगर वो ले लेते हैं तो उनका कोई कदगन नहीं है, लेकिन अदालत ने उन्हें ये नहीं कहा कि आप 11 से पहले एतमाद का वोट लें। एक मामला ये है। और जिस तरह से सियासत के अंदर तलखी है वो आपके सामने, शाइस्तगी तो बहुत दूर रह गई, तलखी बहुत आगे बढ़ चुकी है। नंबर्स किसके पास है किसके पास नहीं है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब फिलहाल साहब, मर्कजी रहनुमा पाकिस्तान उनके, बहुत शुक्रिया साहब आपका। और मौजूद है जनाब शाहीन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर है, हमारे कानून है, अक्सर हमारी रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपका। और हमारे साथ जनाब साहब मौजूद है, हमारे भाई है, मुल्क के मुमताज तख्तियार है और उनकी खिदमत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इस प्रोग्राम में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूँ। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। सबसे पहले ये जरा पंजाब के अंदर जो हो रहा है एतमाद के वोट के हवाले से, जरा चॉइस साहब मुझे थोड़ी सी रहनुमाई कर देंगे। अदालत ने तो जारी बात है 11 को कल फैसला कर रहे हैं, फैसला नहीं किया, कल तो हमारा समाज शुरू होगी। आप लोग बहुत कीन है कि तौर पर देखिए एतमाद का जो है वो एतमाद का वोट ले जनाब परवेज इलाही साहब, वैसे कोई पाबंदी तो है नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपके पास नंबर है तो फिर खातिर जमा रखिए। परवेज इलाही साहब को शायद एतमाद का वोट लेना ही पड़ जाए, और अगर नंबर नहीं लेंगे और फिर नए कायदे अमान का इंतखाब हो जाए। भाई मुझे ये बताइए कि एक ऐसा वजीर आला जिसको असेंबली के अक्सरियत का एतमाद नहीं है, वो फैसले कर रहा है। वो कभी लाहौर का मास्टर प्लान बेच रहा है, कभी क्या कहते हैं कोई बहुत बड़ी बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटियां उसके लिए ग्रीन से क्या कहते हैं ब्राउन जोन में चीजें डाली जा रही हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, और वो तमाम पंजाब की कुर्सी पर विराजमान वो आदमी जिसके पास एतमाद नहीं है, वो एतमाद का वोट ले लें तो ये बहस खत्म हो जाएगी। और एतमाद का वोट वो ये स्टे शुदा एक वो वजीर आला है, और ऐसा वजीर आला जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं। वो अगर 24 घंटे में 48 घंटे में एतमाद का वोट ले लें तो 100 बिस्मिल्लाह वो पंजाब पे हुकूमत करें। लेकिन कानूनी तौर पर वो अभी पाबंद नहीं है। उनका आर्गुमेंट ये है कि गवर्नर ने जो लिखा हमने उसको मामला अदालत में चला गया, अभी अदालत ने उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दी है। ये जरूर कहा है कि अगर वो ले ले तो उन पर रुकावट नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं और अब तो कल अदालत में केस लगा हुआ है।
ये बात समझ में वाला तर है कि अगर नंबर्स है तो फिर जल्दबाजी की बात है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर हमारे पास नंबर्स ना होते तो हमें भी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें जो कोई जल्दी होती या हम कहते, हमें और सियासी तौर पे हमें सूट भी करता है। और एक मामला ये है कि ये बड़ा क्लियर एक छोटी सी आईनी बात है कि ये एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। और ये अगर ये अदालत के या अदालती स्टे के पीछे कितने दिन छुपेंगे, और अगर इनके पास है तो आज के दिन तक देखे ना, 1 महीना से ज्यादा हो गया है और एतमाद का वोट वो लेने से आगे पीछे है। वो कहते हैं ये तो आईनी है ही नहीं, यानी अब तो वो मानते भी नहीं है। और उसके बाद रही बात, क्या कहते हैं, इसी असेंबली के पीछे खान साहब छुपे बैठे हैं। इसी असेंबली की वजह से ना इलेक्शन कमीशन के कोई वारंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, दूसरी चीजों के पीछे भी छुपे हुए हैं। अपने लोगों को वो नाजायज क्या कहते हैं, वो जितनी हुकूमती फंड्स हैं, फंड्स के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं, जितनी सियासी तौर पर अपने आप को जो चीजें हैं वो करवा रहे हैं। सो ऐसी हुकूमत जिसको पंजाब के लोगों का एतमाद ही हासिल नहीं, हम क्यों हुकूमत करने दें? अच्छा भट्टी साहब, जरा इसमें थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो परवेज इलाही साहब का मौका तब्दील हुआ है, ये बात क्या आपके नॉलेज में भी है कि वाकई नंबर्स का मसला हुकूमती इत्तेहाद यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ को है पंजाब के अंदर, और शायद बात इतनी सादा नहीं रही अब? जी, पहली बात तो ये भाईजान के जैसा आपने इंट्रो में कहा कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, दहशतगर्दी और मुआशी दिवालियापन दोनों दस्तकें दे रहा है इस्लामाबाद, और हम मुल्क दर मुल्क और शहर दर शहर भीख मांग रहे हैं कशकोल लेकर कि हमारी मदद करें। दूसरी बात कि कल क्या मौक़िफ़ था पीडीएम का कि असम्बलियाँ तोड़ो, जमहूरी यही रास्ता है, आइनी यही रास्ता है, पार्लिमानी यही रास्ता है, हम नए इलेक्शन करवा देंगे। आज पूरी की पूरी पीडीएम पंजाब लाहौर में बैठी है तख्ते लाहौर फतह करने के लिए। तीसरा, गवर्नर का ये ज़हन में रखिएगा कि मेरे ख्याल में गवर्नर का कदम गैर आइनी था। जब सेशन जारी था, जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, तब उस वक़्त ये कहना और कि एतमाद का वोट लें, ये गैर आइनी था, जिसको सस्पेंड किया या मुअत्तल किया लाहौर हाई कोर्ट ने। और गवर्नर का जब वकील लाहौर हाई कोर्ट गया कि परवेज़ इलाही को बाउंड करें कि वो एतमाद का वोट लें, तो उन्होंने कहा कि हम उनको बाउंड नहीं कर सकते। आज तक इस घड़ी तक परवेज़ इलाही को बाउंड नहीं किया जा सकता या मजबूर नहीं किया जा सकता आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, कि वो एतमाद का वोट लें। गवर्नर का एक कदम जो है सस्पेंड हो चुका है, हाई कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं बाउंड कर सकते, तो क्यों लें वो। तीसरी बात जो आपने नंबर्स की कही है, नंबर इस वक्त खैर से किसी के पूरे नहीं है। अगर तहरीक अदम एतमाद लाती है ये पीडीएम या मुस्लिम लीग नून, तो वो भी उनके भी पूरे नहीं है। और अगर परवेज़ इलाही साहब इस वक्त लेने की कोशिश करते हैं, तो जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, एक तहरीक इंसाफ का नाराज़ ग्रुप या हम ख्याल ग्रुप या कोई भी एक धड़ा जो है, वो हो सकता है कि वो उस वक्त जो 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं, 5-6 लोग भी हो सकते हैं, वो उनको वोट ना दें, तो लिहाजा वो भी नहीं ले रहे। वरना इस वक्त तक इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब का पहले यही ख्याल था कि 11 तारीख से पहले वो एतमाद का वोट ले लेंगे। तीसरी बात यह है कि भाईजान के और आखिरी बात यह है कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। मिसाल के तौर पे हम अगर पीडीएम पे जाते हैं, गवर्नर राज लगाते हैं, ये वो लोग हैं जो गवर्नर राज के डसे हुए हैं। जरदारी साहब ने इनके खिलाफ या पीपल्स पार्टी ने लगाया था, वो टर्न डाउन हो गया था, वो नहीं हुआ था, तो इधर भी टर्न डाउन हो जाएगा। गवर्नर राज कोई हल नहीं है। और अगर तरीके इंसाफ जो अब डबल माइंडेड है कि असम्बलियां तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए, या उनमें अभी मुकम्मल इत्तफाक नहीं है, अगर ये गवर्नर राज लगाएंगे, इस तरह करेंगे, वो फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और फिर से मामला अदालत में जाएगा, गैर सियासी सूरत हाल, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा और आखिर में ये नाकाम होंगे। ठीक, लेकिन शोएब शाहीन साहब, इसमें जरा थोड़ी सी ये रहनुमाई ये कीजिएगा कि ये जो हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो गवर्नर राज की बातें, खैर वो तो एक इमरजेंसी, पता नहीं उसे गवर्नर राज वो एक लोगों के आम है, इस्तेमाल कर लिया जाता है,
वो भी आसान नहीं है लगाना, उसके लिए भी बड़ी खास किस्म के हालात की जरूरत है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी मौजूदगी में तो शायद ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत से मसाइल पैदा हो गए, लेकिन ये तरीके एतमाद के वोट के हवाले से क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अभी अदालत ने रहनुमाई लेनी है, अटॉर्नी जनरल ने अपना मौकफ देना है कि अदालत कह सकती है कि गवर्नर का हुक्म चले, अगर उसका मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है, लेकिन गवर्नर के पास इख्तियार है, वो आपको कह सकता है आप एतमाद का वोट ले लें। क्या ये सूरत हाल पैदा हो सकती है लाहौर हाई कोर्ट की इस प्रोसीडिंग के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा आफ्टर फाइनल आर्गूमेंट्स के क्या जो गवर्नर ने पिछला जो ऑर्डर किया था या जो डायरेक्शन दी थी जो कि स्पीकर को दी थी। एक बात उसमें गलती एक अहम ये थी कि वो डायरेक्टिव एक्चुअली उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को नहीं भेजा, स्पीकर को कहा जी आप इजलास बुलाएं, विद इन 27 आवर्स का टाइम तकरीबन बनता था, जो कहा कि आप इत्तेमाद का वोट लें। पहली खराबी तो ये थी कि एक सेशन वाली खराबी थी, इस चलते हुए सेशन को दोबारा नया सेशन उन्होंने तलब कर लिया, उसको प्रोरोग नहीं किया। दूसरी गलती उन्होंने वो की हुई थी जो उसमें रीज़नेबल टाइम नहीं दिया, जो अनरीज़नेबल टाइम था, जिसको मंजूर भट्टू केस उठा लें या कोई भी आप अदम एतमाद वाला टाइम ले लें या ये कोई भी टाइम ना लें, तो आप रीज़नेबल टाइम तस्वर करते हैं। और रीज़नेबल टाइम ये है कि जो प्रूडेंट माइंड उसको एक्सेप्ट करे, तो वो 8 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं। तो इस लिहाज से उसका तो फैसला कोर्ट करेगी। लेकिन वाकई इसके अंदर वो बात कर सकते हैं कि आप गवर्नर इंडिपेंडेंटली अगर ये मुनासिब समझे कि किसी को एतमाद का वोट लेना है, तो वो इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर, एक तो ये है कि सेशन जो है वो प्रोरोग करने के बाद नया सेशन तलब करें या स्पीकर को जो डायरेक्शन दें, रीजनेबल टाइम दें, वो उसमें कह सकते हैं कि आप नया इजलास बुलाएं और उसमें एतमाद का वोट लें। और एतमाद के वोट लेने या ना लेने के फैसले के बाद फ़र्ज़ करो एतमाद का वोट ये नहीं ले सकते, फिर भी तो ये नहीं है कि इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दारे प्रोविजनली फिर वो इंटरम सेटअप में परवेज़ इलाही साहब कंटिन्यू करेंगे अनटिल एंड अनलेस के नया सेटअप आए, और नए सेटअप में जो पोजीशन आएगी वो दोबारा इलेक्शन होगा। दोबारा इलेक्शन में जिसके पास वोट ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर कोई लोटे बनते हैं किसी भी पार्टी के, वो तो काउंट नहीं होंगे बिल्कुल नहीं होगा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा ये हो सकता है कि उनका रिजाइन करा लें, उनको एब्सटेन करा लें। एब्सटेन करना भी वो इसका मतलब है कि अपनी पोजीशन खो देंगे। ये बड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लोगों के लिए भी और काफ के लोगों के लिए भी कि वो इस वक्त इमरान खान का साथ छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने पंजाब में दोबारा सियासत में जाना है। आज नहीं तो कल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद दोबारा इलेक्शन है। कोई भी पार्टी जो पहले 25-25 लोटे बने थे लाहौर फेडरल में भी और पंजाब में भी, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ ही यही किया था कि हमारे बंदे हारे इसलिए हैं कि हमने उन लोगों को टिकट दी जो हमारे अपने लोग नहीं थे। तो वो अब उनकी वो प्रॉपर एक्सेप्टेबिलिटी इन टू दी अदर पार्टी वो भी नहीं है। तो ये तो एक है। अब दूसरी बात ये है कि क्या इन हालात में जब दोबारा इलेक्शन होगा, तो दोबारा इलेक्शन में अगर इत्तेमाद का वोट नहीं होता और फिर उसमें अगर पूरे 186 कोई भी बंदा नहीं ले सकता, तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। जो रन ऑफ इलेक्शन में ज्यादा वोट ले जाएगा फिर वो जीत जाएगा। एक बात ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जहां तक गवर्नर राज की बात है या इमरजेंसी पावर्स एक्सरसाइज करने की बात है फेडरल गवर्नमेंट की, वो आर्टिकल 232 और 234 में उसमें बहुत सख्त प्रोविजंस हैं। मेरा नहीं ख्याल उसमें 2 प्रोविजंस हैं। एक ये है कि असम्बली यहां से उसको रेजोल्यूशन पास करके कह दे कि जी आप इसको डिसॉल्व कर दें, और फिर पार्लियामेंट है और वो दोनों सेशन जो है वो उसमें वो भी रेजोल्यूशन पास कर दें, या मुल्क बिल्कुल आइन के मुताबिक चलाया ना जा रहा हो, या वार की कैफियत हो, या इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा हो गई हो कि जिसके जरिए ऐसा मुमकिन ना हो कि जिसमें वो पावर्स एक्सरसाइज करे फेडरल गवर्नमेंट और वो इनका टेक ओवर कर ले। लेकिन वो इम्कान मुझे नज़र नहीं आता किसी सूरत। हाँ, ये सूरत हो सकती है इन हालात में कि अगर पीटीआई के लोग या मुस्लिम लीग काफ के लोग छोड़ गए इनको, जो कि एब्सटेन कर गए, या इस तरह की खुदा न खास्ता कैफियत पैदा हो गई जिसका इम्कान बहुत कम है, तो वो अगर कोई कैफियत हुई तो फिर वो अदम एतमाद का वोट अगर नहीं लेते तो फिर वो रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे, और रन ऑफ इलेक्शन में भी ज़्यादा इम्कान ये है कि परवेज़ इलाही साहब दोबारा आ जाएंगे। लेकिन जो असल टारगेट था परवेज़ इलाही साहब का और PMLN का या PDM का कि असम्बलियाँ फौरी तौर पर डिसॉल्व ना हों, इनको टाइम मिल जाए, मेरा ख्याल है वो टाइम बाई करने में वो कामयाब हो गए। इमरान खान साहब का वो जो था एक इंटेंशन के फौरी तौर पर हम 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे और ये बाउंड हो जाएंगे कि फिर फ्रेश जनरल
इलेक्शन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि फ्रेश जनरल इलेक्शन के लिए ये अलग बात है कि भट्टी साहब ने जैसे कहा कि तमाम मिनिस्टर्स ने ये ऑफर की थी, वो तो हर एक को यही चाहिए था, दोनों साइड्स को ये चाहिए था। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं जी। एक बात मैं जरा तलाल चौधरी साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसके अंदर वो जोर पकड़ रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से आज एक फैसला किया कि तौहीन का मामला है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का कार्रवाई बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जारी रख सकते हैं, कार्रवाई मामला आगे बढ़ सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज बाकायदा तौर पर आप उनको हाजिरी से इस्तिस्ना ना दें, आप कहें कि आप अगली तारीख जो 17 तारीख है उसको आइए, काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करना, इससे तासुर ये मिलता है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा पार्टिजन हो गया है और इमरान खान साहब की जमात और उनके जो करीबी लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है। मुनीर साहब, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो, या अगर ये फैसला हो गया है कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है तो फिर वैसे ही होगी जैसी बाकी अदालतें वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करती है दूसरों के खिलाफ। और उसमें तो यहाँ पर तो खान साहब ने कितनी स्टेज और कितनी तारीखें ली हैं, वहां पर एक तारीख भी नहीं मिलती, उसी वक्त ही आपको वो वारंट जो है वो निकल आते हैं और किसी का हौसला हिम्मत नहीं होती। मैंने ये फेस की है, आपको जितनी तारीखें हैं कटहरे में आके खड़े होना होता है और उस वक्त तक खड़े रहते हैं जब तक अदालत चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए कोई अलग, अगर आप चाहते हैं कानून बना देते हैं, वो इलेक्शन कमीशन उनके घर चला जाया करे, उनकी तबीयत उनकी सेहत का पूछने के बाद, उनका मूड देखने के बाद देख ले कि जी जवाब देना चाहते हैं नहीं, इज्जत करना चाहते हैं कि नहीं, वो जिसकी चाहे इज्जत करें, जिसकी चाहे ना करें, वो जिसको चाहे किसी दिन वो उनके फेवरेट होते हैं और अगले दिन जो मर्जी कर दें उन्हें पूछा ही ना जाए। मेरा ख्याल है मेहरबानी करें, अगर एक मुल्क में एक ही कानून रहे कि सबके लिए, नहीं तो फिर कानून बना दें खान साहब और हैंडसम लोगों के लिए और हो और मेरे जैसों के लिए दूसरा कानून बना दें। ये तो बड़ी लीनियंट व्यू है खान साहब के साथ, हर जगह पे माफी इनको मिल जाती है, हमें नहीं मिलती। उसके बाद ये तो इन्हें अदालत भी करते हैं और कहते पेश भी नहीं होंगे, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे रोज, ऐसी तैसी कोई हमें पूछता है। ये तो मेरा ख्याल है क्या बात है ये। चौधरी साहब, आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिलता है जैसे इमरान खान साहब के लिए कोई खुसूसी नरमी है किसी हर जगह पर, तो ये माहौल तो काफी हद तक तब्दील हो चुका है। आपको अब तक ये क्यों महसूस होता है? हाँ भी क्या मेरी बात सुने ना, देखिए गुजारिश ये है, खान साहब के लिए तो अब कानून की अमलदारी किसी हद तक शुरू हुई है। खान साहब के घर के नक्शे से लेके बनी गाला के रेगुलाइज होने से लेके उनके बच्चों के मामले से लेकर उनकी फॉरेन फंडिंग से लेकर कोई केस ऐसा नहीं है जो 8-10 साल पुराना नहीं है। ये मैं कोई 8-10 दिनों की बात नहीं कर रहा, 8-10 हफ्तों की बात नहीं कर रहा। उन पर अगर हद तक इज्जत का दावा करता है शहबाज शरीफ तो 3-3 साल वो जवाब नहीं देना पसंद फरमाते। वो कोई केस हो ना बड़ी जल्दी में हो रहा है और बड़ी ज्यादती हो रही है, वो भाई ये 10-10 साल पुराने केस हैं और खान साहब की तबीयत है कि वो पेश होना ही नहीं चाहते। वजीर आजम हो तब भी नहीं होना, अपोजिशन में हो तब नहीं होना, यानी ये तो कोई बात नहीं। आप कानून का कोई एक तरीका बना दें। और खान साहब ने अभी वो तपिश देखी नहीं है, वो जहाँ पर हम मेरा मतलब जो फेस की, और अल्लाह हम नहीं चाहते कि पोलिटिकली विक्टिमाइज हो, लेकिन कम अज कम कानून का सामना कर लें, देख लें। अगर उन्होंने नहीं तो इन्हें इलेक्शन कमीशन तो वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, पता चल जाएगा। और अगर किए नहीं तो जवाब तो देना, जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देने में क्या हर्ज है? क्या उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि किसी अदारे के चीफ इलेक्शन कमीशन या वो जो जज के मुताबिक जिनके होते हैं उनको जवाब देना पसंद नहीं करते? यानी ये मुल्क उनकी ईगो से चलेगा? उनकी ईगो है तो वो JIT नहीं जाएंगे, उनकी ईगो है जी इलेक्शन कमीशन, उनकी ईगो इतनी बड़ी होती है अपोजिशन से सलाम नहीं लेंगे, उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि वजीर आजम हो तो वो कहते हैं जी कि मैं किसी के साथ बैठने का, यानी उनकी ईगो बड़ी है पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान जो है वो छोटा है उससे। अच्छा, ये शाहद भट्टी साहब एक बात इसके अंदर ये है, और ये कोई माने या ना माने कि कानून की अमलदारी शायद किसी को भी मुकम्मल तौर पर अच्छी नहीं लगती। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है,
हुकूमत के अंदर जब होते हैं मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है, जब अपोजिशन के अंदर जाते हैं तो वो मुख्तलिफ हो जाती है। कम अज कम ये बात कोई एक जमात भी शायद नहीं कह पाएगी मुकम्मल तौर पर, यदि हम मुकम्मल कानून की हुक्मरानी या कानून की अमलदारी को मानते हैं या उससे एडवोकेट करते हैं, या हम चाहते हैं कि वो हर एक पर यकसा हो। हर एक को एक खास किस्म का बेनिफिट चाहिए होता है, अगर वो इक़्तिदार में हो तब भी या अगर अपोजिशन में हो तब। भाईजान, पहली बात तो ये कि तलाल चौधरी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने जो हैंडसम वाला एक फ़ेज़ अलहदा रखा है, मकाम अलहदा रखा है, मैं भी उसमें ही आता हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि आपने हमारे लिए अलहदा कानून बनाया है और इस पे अल्लाह आपको, आप दोबारा मेंबर बने कौमी असम्बली के और वज़ीर बने, और ताकि आप ये कानून साजी करें। एक दो बातें, सवाल आपका बड़ा मज़ेदार है, बड़ा दिलचस्प है। आप कानून के तालिब इल्म हैं और मेरे तो उस्ताद हैं कानून के हवाले से। शुएब सईद साहब एक दूसरे उस्ताद बैठे हैं, तलाल चौधरी साहब कानून भुगत चुके हैं, वो भी उस्ताद हो गए हैं। कानून की अलम बरदारी, ये बड़ा मज़े का सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं दो छोटी छोटी बातें कि गवर्नर साहब ने किस बुनियाद पर कहा था कि उनको क्या ख्याल आया कि वो वोट एतमाद का वोट लें? क्या कोई काफ लीग टूट गई थी, तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था, हुकूमत कानून साजी में किसी में हार गई थी, बिल किसी में हार गए थे? वो यही हालात अब फेडरल में हैं। MQM अलहदा है, बाप अलहदा है, महंगाई पे बातें हो रही हैं, तो क्या सदर भी कह दें फिर शहबाज शरीफ साहब को? दूसरी बात, छांगा मांगा से सिंध हाउस, और अब अगर लाहौर तख्त लाहौर के लिए लोटा क्रेसी सजाई तो ये भी एक बदनुमा दाग होगा। पहले ही शुजात फार्मूला, जरदारी फार्मूला और परवेज़ इलाही हमारे साथ मिल जाए, सारे फार्मूले नाकाम हो चुके हैं। और तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, मैं इस हक में हूँ कि इमरान खान साहब को पेश होना चाहिए, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त करनी चाहिए, इदारों की इज़्ज़त होनी चाहिए, कानून की इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ने 27 पिछले साल इक़दामात किए हैं, उनमें अक्सरियत है इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के केस, फिर 5 से 6 केसेस इस वक्त भी चल रहे हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर को मैंने कहना यह था कि आप अब एक अपनी जेल भी बना लें। इधर बंदे को नायल किया, वारंट गिरफ्तारी जारी किया, उधर पकड़ के अपनी जेल में डाल दिया, ये बाकी मोहताजी छोड़ दें। अब आ जाए इस पे कानून की अलमबरदारी। भाईजान, ये किस कानून की आप बात कर रहे हैं? इमरान खान का तोशा खाना हराम है इस वक्त, और जरदारी साहब, गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब का तोशा खाना हलाल है। इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग हराम है, और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, जहांगीर तरीन, इन सारों की मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना जो थी वो अब हराम है। इमरान खान जो है उसके पे 27-28 केसेस हैं, और बाकी सारे 1100 अरब के करप्शन केसेस जो हैं वो तरमीम की नज़र हो चुके हैं अधूरी असम्बली से। इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए, लाना चाहिए, पकड़ना चाहिए। बाकी जो कोई वज़ीर आज़म के तैयारे में आ रहा है, कोई एयरपोर्ट से फुल प्रोटोकॉल में आ, जिसको वज़ीर आज़म खुद हाथ डाल रहा है फूलों के, और इक़दामात आ रहे हैं और उनको सारा जो रिलीफ मिल रहा है वो हक सच की फतह है। भाईजान, आप किस कानून की बात कर रहे हैं? कानून अगर कल गलत इस्तेमाल हो रहा था तो आज माने कि आज भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। कल अगर सियासी इंतकाम था तो आज माने कि आज भी सियासी इंतकाम है। कल अगर नैब न्याजी गठ जोड़ था तो आज माने कि आज नैब की हवाएं सिर्फ एक तरफ हैं। कल अगर एक धड़ा भुगत रहा था तो आज माने आज दूसरा धड़ा भुगत रहा है। ना करें, और परसों फिर रुख बदल हो सकता है, फिर रुख तब्दील हो सकता है, फिर आप रोएंगे। आज खड़े होने की बात है, आज साथ लेने की बात है। आप बेशक नाहल कर दें इमरान खान को, अगर उन्होंने कोई नाहली वाली बात है, लेकिन जब बात सीता वाइट पे आती है, जब बात ऑडियोज वीडियोस पे आती है, जब बात इसके बाद आती है कि उन थानों में भी FIR हैं जिन थानों में लॉन्ग मार्च में वो गुजरा भी नहीं है इमरान खान, तो फिर लगता है कि कानून भी मोम है जिसमें कभी कामा उठा के उधर रख देते हैं, कभी फुल स्टॉप हटा के इधर रख देते हैं। ठीक हो गया, जुर्म है दोनों की, वो इख्तिदार में है। इस्तेमाल करता है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी यही गिला शिकवा था कि इदारों को, कानून को अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, आते हैं। पाकिस्तान की मईशत को मसाइल बहुत से दरपेश हैं, जो कि एक रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई जिनीवा के अंदर। वज़ीर आज़म वहाँ गए, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा प्लेजेस पाकिस्तान के लिए सामने आए हैं। तकरीबन $11 अरब के को जो
हालात है, खास तौर पर सैलाब की तबाहकारियों के बाद उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, लोगों की रेस्टोरेशन के लिए, बहुत से मामलात के लिए, पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए ये काफी सूदमंद साबित हो सकते हैं। ये मटीरियलाइज होते हैं, किस स्टेज पर होते हैं ये अपनी जगह पर एक सवाल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो भिखारी है, भिखारियों की तरह ये जिनीवा में पैसे मांग रहे हैं और इनको धेला भी नहीं मिलेगा। जबकि दिलचस्प बात यह है कि 2020 के अंदर जब कोविड था और कोविड से बहुत से मसाइल थे, इकॉनमी इफेक्ट हो रही थी, तो इमरान खान साहब भी बहसीयत वजीर आजम बहुत सी बातें करते थे और इसी तरह की बातें करते थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करते थे कि जो कमजोर ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, यहाँ इनको फैसिलिटेट किया जाए। अब अगर इमरान खान साहब करें तो वो अपील है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अगर कोई और हुकूमत करे तो वो भीख बन जाती है। ये एक ऐसा तजाद है जो कि हमारे मुल्क की सियासत के अंदर मौजूद है, खासतौर पर इमरान खान साहब के अपने बयानिए के अंदर मौजूद है। आज भी पाकिस्तान को बहुत से मसाइल जो दरपेश है उनका ताल्लुक डायरेक्टली इस हुकूमत से नहीं है। वो कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि इस हुकूमत ने इनहेरिट किए हैं और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको इमरान खान साहब की हुकूमत जाते जाते खुद नोज डाइव पर लेकर गई थी। IMF के साथ जो कि कमिटमेंट्स थी उनको वायलेट इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया। जनाब शौकत तरीन साहब जो कि वफाकी वजीर खजाना थे, वो अपनी ही हुकूमत के हवाले से जाने से पहले उन्होंने जो इमरान खान साहब ने एक रिलीफ दिया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बड़ा खतरनाक है और इसको जल्दी हमें रिवोक करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बहुत से मसाइल जन्म लेंगे। उनको नोज डाइव पर इमरान खान साहब की हुकूमत लेकर गई। खुद जनाब शौकत तरीन साहब हुकूमत में आने से चंद दिन पहले, यानी वफाकी वजीर खजाना बनने से चंद दिन पहले, पाकिस्तान तहरीक साहब की हुकूमत की जो माशी मामलात है उनको डायरेक्शन लेस से समझते थे और समझते थे कि कोई पॉलिसी मुरतब है ही नहीं। तो ये वो ऐसा तजाद है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये अपनी जगह पर मौजूद है। आज अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए कुछ कर रही है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इसमें कोशिश है, काविश है लोगों को कन्विंस करना। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर सऊदी अरब तशरीफ ले गए, कतर अरब में बरात तशरीफ ले गए। यकीनी तौर पर हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कोशिशों के नतीजे में कि पाकिस्तान की मदद हो सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यहाँ पर प्लेजेस तो बहुत बेहतर किए, लेकिन क्या ये वाकई पाकिस्तान की जो इस वक्त एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसको हेल्प कर सकते हैं? यानी कि जानने के लिए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है खुर्रम हुसैन साहब, उनके मुमताज मुआशी तस्वीरकार है। बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए जिस तरह के जो प्लेजेस होते हैं ये मटेरियलाइज होने में या रियलाइज होने में कितना वक्त दरकार होता है और क्या इनकी कुछ रेगुलेशन भी होती है इनकी इस्तेमाल के हवाले से और कि इनमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए? जी मुनीब, इस किस्म के प्लेजेस जो हैं उनको मटेरियलाइज होने में कम से कम 3-4 महीने तो लग जाते हैं और वो वाले प्लेजेस जो रादर क्विक और रैपिड डिस्पर्सिंग किस्म के हैं। ज्यादातर जो इसमें है वो लग रहा है कि 3 साल की इनकी लाइफ है। तो यानी कि अगर किसी ने लेट से जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने अगर 4.2 अरब डॉलर की बात की है तो वो ओवर 3 इयर्स और वो भी प्रोजेक्ट्स के साथ टाइड होती है कि स्पेसिफिक आपका कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसकी एक फाइनेंसिंग का हिस्सा या एक टुकड़ा जो है वो फिर वो लोग खुद उठा लेते हैं, विच मीन्स कि शायद डायरेक्टली आपको पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन आपके बिहाफ पे पेमेंट्स जो हैं वो हो जाएंगी पीछे से। तो इस शक्ल में आती हैं। नॉर्मली प्रोजेक्ट्स के साथ टाइड होते हैं, परफॉर्मेंस के साथ टाइड होते हैं एंड अक्सर ये डायरेक्टली आपको जो भी रिसीविंग मुल्क है उसको डायरेक्टली ये पैसे नहीं दिए जाते लेकिन उनके बिहाफ पे पेमेंट्स की जाती हैं। ठीक, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुआशी मसाइल है इनको हम क्या ये वाकई को रिलीफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर मिल सकता है? खुर्रम हुसैन साहब, जिसके हवाले से बात की जाती है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो बेहतर होगा, हमारे रिजर्व बेहतर होंगे, जो शॉर्ट टर्म भी आप बता रहे हैं अगर कोई ऐसे हैं कि जो फौरी तौर पर डिस्बर्समेंट्स होती हैं, कितना फायदा होगा पाकिस्तान को इस हवाले से? नहीं, इमीडिएट टर्म में तो फायदा नहीं होगा ना। इन प्लेजेस का मकसद है कि आपकी जो और पाकिस्तान के जो इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रेशर्स हैं उनको कम करना। इनका मकसद है कि जो फ्लड्स आए थे और फ्लड्स के बाद जो रिहेबिलिटेशन होनी है वो वाली जो कॉस्ट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म से मतलब 1, 2, 3 सालों में
कुछ ना कुछ तो फायदा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जरूर मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि कुछ पेमेंट्स जो पाकिस्तान में खुद करनी पड़ती अदरवाइज वो अब यहाँ से हमें हमारे बिहाफ पे उठा ली जाएंगी। लेकिन इमीडिएट टर्म में जिन डॉलर्स की पाकिस्तान को जरूरत है अपनी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत को पूरी करने के लिए, वहां तो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना इनका वो मकसद है। अच्छा, ये एक जो IMF के साथ पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, अभी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, शायद तो हमारा रिलेशनशिप उनसे इतना स्ट्रेंड हो गया है कि उसको रिस्टोर करने में बड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन ये हुकूमत कहती है कि जो हमारे दोस्त ममालिक है वो भी ये कहते हैं कि आप IMF के साथ अपने मामला कीजिए दुरुस्त, फिर बाकी इंस्टीट्यूशन भी या बाकी ममालिक भी हेल्प कर सकते हैं। IMF के साथ आपके नजदीक हमारा अभी डेडलॉक है क्या जो शायद हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? IMF के साथ मेन जो डेडलॉक है, दो तीन चीजें जो सामने आ रही हैं रिपोर्ट्स में, मेरे पास भी मैं भी वही रिपोर्ट्स देख रहा हूं जो आप देख रहे हैं मुनीब, मेरे पास कोई इनसाइड लाइन नहीं है उन टॉक्स में। लेकिन IMF पाकिस्तान से ये मांग रहा है कि जो फ्लड्स की रिहेबिलिटेशन के लिए 16 अरब डॉलर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें से ठीक है मेरे ख्याल में अब कोई 10 से ऊपर थोड़े अरब डॉलर तो उन्होंने बाहर से हम लोगों ने अरेंज कर लिए हैं। अब वो पूछेंगे कि बाकी जो पैसे हैं उनको मीट करने के लिए आपके पास क्या स्टेप्स ले रहे हैं, आप क्या मेजर्स ले रहे हैं। नंबर 2, वो पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट को देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंटली, कि वो मार्केट रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, एंड एज अ रिजल्ट एक आर्टिफिशियल लेवल पे उसको मेंटेन करने की वजह से मईशत के ऊपर जो बोझ और दबाव आ रहा है, वो IMF कह रहा है कि इस बोझ और दबाव को अंडरराइट हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है, आपने अपने एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करना है ताकि वो मार्केट रियलिटी को रिफ्लेक्ट करे। और तीसरा होएगा फिस्कल साइड पे, कि जो फिस्कल डेफिसिट यानी माली खसारा, खास तौर पे जो रेवेन्यू मेजर्स पाकिस्तान में लेने थे एंड ऑफ द ईयर टारगेट्स मीट करने के लिए, वो उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास कुछ मालूमात आ रही है, बता रहे हैं कि 150 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आ गई है ऑलरेडी रेवेन्यू साइड पे, और कुछ जो मेजर्स लेने थे एंड ऑफ द ईयर टारगेट को मीट करने के लिए वो अभी तक एक्टिवेट नहीं किए। तो इन तीन चीजों के अराउंड काफी तेजी से गुफ्तगू चल रही है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे गैस प्राइस की एडजस्टमेंट, सर्कुलर डेट को मैनेज करने का जो प्लान है उस पर कितना अमल किया जा रहा है, तो ये भी सारी चीजें हैं। अच्छा खुर्रम साहब, अब काफी चीजों को हम हाइंडसाइट से जब देखते हैं, ये हुकूमत भी समझिए कि 8-9 महीने तो हो गए हैं, 2 वफाकी वज़राए ख़ज़ाना आ चुके हैं, पहले मिफ्ता साहब आए, फिर जनाब इसाक डार आए, और खैर उनके जो आपस के डिफरेंसेस हैं, पुटिंग देम असाइड, हम क्या हमारी जो पॉलिसी है या डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग द इकोनॉमी या हैंडलिंग द इकोनॉमी, डू यू थिंक वो दुरुस्त रही है, या आपको लगता है कि सागदार साहब तशरीफ लाए आए और बड़े बुलंदो बांग दावों के साथ आए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो कि ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती? आई थिंक जो आपने दूसरी बात कही है उससे मैं इत्तेफाक करूंगा। थोड़े अरसे के लिए लग रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में, उनको काफी टाइम लगा था अपने कैबिनेट कॉलीग्स और पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को मनवाने के लिए कि जो स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे उनकी पॉलिटिकल कॉस्ट तो हमें पे करनी होगी, लेकिन उसके बगैर मईशत को दुरुस्त रास्ते पे नहीं डाला जा सकता। कुछ हद तक वो कामयाब हो गए थे और उसकी वजह से IMF का प्रोग्राम बहाल हो चुका था उनके टाइम में। एंड अगस्त में उसकी अप्रूवल हो गई थी, उसके पैसे भी रिलीज हो गए थे और पूरे प्रोग्राम का जो आगे रोड मैप है वो सामने आ गया था हमारे। वो IMF की वेबसाइट पे अगस्त 31 या ऐसी कोई तारीख पे अपलोड भी हो गया था। जब से डार साहब आए हैं उन्होंने इख्तिलाफ किया इस रास्ते से। उन्होंने कहा है कि अवाम के ऊपर मजीद बोझ डालने की अब गुंजाइश नहीं है। आई थिंक जुलाई 17 को जो जुलाई में जो बाई इलेक्शन हुई थी उसके बाद भी पार्टी को भी लगा है कि भाई इस रास्ते पे चलेंगे तो मईशत शायद बच जाए, लेकिन हमारे पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो तो खत्म हो जाएगा। ये प्राइस वो पे करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने ब्रेक्स लगाई हैं सारे प्रोसेस के ऊपर। वहां से ये गैप पैदा हुआ है बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग और जो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान में। और तब से 2 दिसंबर को डार साहब ने कहा है कि मैं सऊदी अरब से बातचीत कर रहा हूं, चंद हफ्तों में वहां से हमें कुछ इमदादी रकम मिल जाएगी। अभी तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अलबत्ता अब पिछले दिनों में एक आध कोई अनाउंसमेंट आई है और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर वो पैसे आते हैं या नहीं आते। लेकिन वो पैसे भी सिर्फ मोहलत
आपको देंगे, मसले को हल नहीं करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।